जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेक्स का सेकंड पार्ट है। सेंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों का ने उसे देखा भी है। और साथ ही मैंने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए। आज ये वीडियो जो है सेकंड इसका पार्ट है, जिसमें मैं आपको जो कुछ रिमेनिंग रूल्स रह गए थे वो आज डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही आपको कैसे करेक्ट आंसर करना है उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ बोर्ड पर आप सबसे पहले ये लिखा है सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 पार्ट सेकंड। देखिए ये कंसेप्ट्स कुछ हैं 6, 7, 8 कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए और जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलरेडी मैंने कल वाला जो वीडियो था उसमें इसके पहले वाला जो पार्ट 1 था उसमें आपको करीब 10 कंसेप्ट बताए थे और आज 6, 7 कंसेप्ट और आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आइदर और, जिसे हम इधर भी कहते हैं, इधर और नीदर और, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कैसे वर्क करता है देखिए। ये सबसे पहले तो आप समझिए कि ये है क्या, ये आपकी कंजंक्शंस हैं, है ना। ये कंजंक्शंस को जब आप यूज करते हैं तो आप इसमें कॉमन देखिए क्या लगा है, और। मैंने कल जो वीडियो आपका और एंड का बताया था उसमें आपको बताया था कि और के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लगा है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगानी होती है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप खुद बताइएगा वहां पर क्या सही है क्या गलत है। मैंने कहा आइदर you or I doing this। अब आपके ऑप्शंस हैं is, am और are। अब आपको इसमें बताना है कि भैया is आएगा, am आएगा कि are आएगा, है ना। तो आप सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे कि either you or I blank doing this। तो आपको इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है is, यहाँ लिखा है am और यहाँ लिखा है are। अब कौन सा सही है तो आप देखेंगे यहाँ पर लगा है और, तो आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है आई, मतलब यहाँ लगेगा एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है एम। तो ये आपको थोड़ा समझने वाला है कि आपको और के साथ में, साथ ही नॉर के साथ में भी और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में भी आपको ये कंसेप्ट को यूज करना है कि जो भी इसके बाद आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब अप्लाई करनी है। इसी तरीके से आप नाइदर का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कहा neither रोहन nor they come here। ना तो रोहन ना ही वे यहां आए। अब आपके ऑप्शंस हैं हैज और दूसरा ऑप्शन है आपका हैव। अब आपको देखना है कि हैज सही है कि हैव सही है। तो आप अगर सेंटेंस को केयरफुली देखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि भैया यहाँ क्या लिखा है, नॉर के बाद में दे, मतलब आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, राइट। फ्रेंड्स टफ नहीं है, मैंने कहा ना चीजें बहुत इजी हैं, आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हैं अगर आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर है। इसी तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे मैंने कहा नॉट ओनली राम बट हिज पेरेंट्स। देखिए नॉट ओनली राम, राम ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर कमिंग। ये देखिए लास्ट में हिज पेरेंट्स आए जो कि प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी, राइट। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स आर कमिंग। राम ही नहीं उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद में अगर हमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो बट ऑल्सो के बाद में और नॉर के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए फर्स्ट रूल आपका हो गया। सेकंड है आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट। भैया रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस्ड वीडियो मैंने बनाया है जो बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, उसको काफी सारे व्यूज मिले हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के केस में भी ऐसा होता है। जैसे मैंने बोला दिस इज द बॉय, राइट, हु ब्लैंक डन दिस। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताइए इसमें हैज आएगा कि हैव आएगा, राइट। तो आपको ये रूल ये कहता है भैया कि दिस इज द बॉय हु ब्लैंक डन दिस। हैज और हैव में से आपको क्या लगाना है, तो आपको याद रखना है जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन दिया हुआ है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आपको यहां लगानी, मतलब यहां आपको लगाना है हैज, ठीक है। ऐसे देखो आपने कहा इट इज आई
वो मैं ही हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इट इज आई हु ब्लैंक टीचिंग यू। अब आपके ऑप्शन से इज, एम और आर। अब आपसे मैंने कहा बताइए क्या यूज करेंगे आप। इट इज आई, कुछ लोग तो कहेंगे सर इट इज आई तो गलत है, इट इज मी आएगा ना। जी नहीं भैया, इट इज आई ही होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आप कुछ लगा रहे हैं तो वहां पर आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं। सो इट इज आई हु ब्लैंक टीचिंग यू। तो अब मुझे बताइए एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। तो आपको याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया, आई, मतलब यहां लगेगा एम। इट इज आई हु एम टीचिंग यू, वो मैं ही हूं जो आपको पढ़ा रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में हु, विच, दैट के साथ में आपको उससे पहले जो वर्ब, उससे पहले जो प्रोनाउन आया है ना, उससे पहले जो नाउन आया है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब उसके बाद में लगानी है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन नीचे दिए हैं आपको, देखिए। रिलेटिव प्रोनाउन विथ वन ऑफ माई एंड वन ऑफ दोज। अब ये कैसे होता है, जैसे मैंने कहा राम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, राम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हु डन दिस। अब इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा समझिएगा कि राम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, राम मेरे उन अच्छे दोस्तों में से एक है, राइट। अब यहां पर आपको क्या दिया है, फ्रेंड्स। अब जनरली एक स्टूडेंट क्या सोचता है कि भैया यहां पर राम की बात हो रही है, वन की बात हो रही है, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पर हैज लगा दें। जी नहीं, यहां फ्रेंड्स दिया है, मतलब आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है, राइट। ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कंफ्यूजिंग और स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत देते हैं। तो राम इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स हु हैव डन दिस, राम मेरे उन अच्छे दोस्तों में से एक है जिन्होंने ये काम किया है, मतलब राम ने भी किया तो और भी ऐसे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन विद वन ऑफ माई एंड वन ऑफ दोज, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको ले चलता हूं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ पेयर ऑफ शूज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल। ये जो क्लास है, पेयर है ना, इसके बाद फ्लॉक है और हर्ड है, भैया ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है ना। और ये कलेक्टिव नाउन जो है अपने कॉमन नाउन के साथ में आया है। देखिए ये कलेक्टिव नाउन क्लास, स्टूडेंट कॉमन नाउन, ये पेयर कलेक्टिव नाउन, शूज कॉमन नाउन, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन, शीप कॉमन नाउन, टीम कलेक्टिव नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन, हर्ड आपका कलेक्टिव नाउन, कैटल आपका कॉमन नाउन। अब देखिए, तो आपको जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी इनके साथ हम क्या अप्लाई करें। जैसे मैंने कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक सिटिंग, विद्यार्थियों की एक कक्षा बैठी हुई है, तो इस सिटिंग की आर सिटिंग, बताइए भैया क्या लगाएंगे आप, इस सिटिंग आर सिटिंग। बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर ले, आप बात क्लास की कर रहे हैं, आप बात स्टूडेंट्स की नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स आपको अप्लाई करना है इज, राइट। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि a class of students, a pair of shoes, a flock of sheep, a team of players, a herd of cattle, you know, ये आपके सारे जो है कलेक्टिव नाउन के सेंस में एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई आपको इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। हो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, जिसमें हम लोग सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस की बात करें, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या अप्लाई करना है, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम किस बारे में बात करें, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। अब कॉर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव आप समझते हैं। कॉर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है 1, 2, 3, है ना, ये आपके सब कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। सो कॉर्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन में भी क्या, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस। अब सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लीजिए हम लोग अमाउंट मतलब रकम ले लेते हैं, और जैसे मैंने कहा 500 रुपीज, है ना। देखिए भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 500 रुपीज ब्लैंक, नॉट अ बिग सम। 500 रुपए यार बड़ी रकम नहीं, आप दे सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। सो 500 रुपीज, अब आपको बताना है यहां पर इज आएगा कि आर आएगा। 500 रुपीज इज नॉट अ बिग सम, 500 रुपीज
आर नॉट अ बिग सम। तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉर्डिनल एडजेक्टिव लगा होता है, प्लूरल नाउन लिखा होता है, सर्टेन अमाउंट की बात होती है, वेट की बात होती है, हाइट की बात होती है, डिस्टेंस की बात होती है, सो वी कैरी सिंगुलर वर्ब, पॉइंट टू बी नोटेड, वी कैरी सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर वर्ब मतलब यहां लगेगा इज। तो आपका आंसर आएगा 500 रुपीज इज नॉट अ बिग सम, 500 रुपए जो बड़ी रकम नहीं है, राइट। जैसे मैंने कहा 200 किलोमीटर्स ब्लैंक लेफ्ट, मैंने कहा 200 किलोमीटर और रह गए, तो 200 किलोमीटर्स हैव लेफ्ट कि हैज लेफ्ट। तो एक सर्टेन, आप 200 पहले देख लीजिए, कॉर्डिनल एडजेक्टिव है, किलोमीटर्स एक सर्टेन डिस्टेंस की बात हो गई है, मतलब सिंगुलर वर्ब हो जाएगी आपकी। तो आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट कुछ इस तरीके से आपको याद रखने हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो 500 रुपीज़ हैं ये लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं ना, या फिर कुछ बांट दिए गए इस सेंस में आ रहा है, तो फिर हम लोग उनके साथ में आर का उपयोग करते हैं, ठीक है, उनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं, वो एक एक्सेप्शन होता है। चलिए आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं, सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन और द सेम नाउन। जैसे मैंने कहा एक के बाद एक आदमी आते ही जा रहे हैं, तो हम कहेंगे मैन आफ्टर मैन ब्लैंक कमिंग। अब आपसे पूछा जाएगा मैन आफ्टर मैन ब्लैंक कमिंग, इज कमिंग की भी आर कमिंग। तो आपको ध्यान देना है, जब भी सिंगुलर नाउन दिया, प्रीपोजिशन लगी हो, बीच में लगी है प्रीपोजिशन, ठीक है, और वही नाउन हो रहा है, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहां लगेगा इज। मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, राइट। चलिए आगे मैं ले चलता हूं आपको ज्यूरी एंड कमेटी के बारे रूल पर, ये कैसे वर्क करता है। ज्यूरी और कमेटी दोनों आपके कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा जिसे हम लोग कहते हैं, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। लेकिन जब ये कमिटी और ज्यूरी डिवाइड हो जाती है तो इन्हीं के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। दोनों के एग्जांपल्स देख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा ज्यूरी अपना काम कर रही है, तो द ज्यूरी इज डूइंग इट्स वर्क। आप देख सकते हैं सेंटेंस में फ्रेंड्स, यहां सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पजेसिव भी मैंने इट्स लगाया है। द ज्यूरी इज डूइंग इट्स वर्क, ज्यूरी अपना काम कर रही है। लेकिन अगर ज्यूरी डिवाइड हो गई तो आप कहेंगे द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर। अब देखो यहां पजेसिव भी हमने क्या कर दिया, देयर, है ना। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, these one, right? So the jury have divided in their opinion। यहां पर वो प्लूरल लगी, पजेसिव प्लूरल लगा, यहां पर वो सिंगुलर लगी, पजेसिव सिंगुलर लगा। तो जब आप सिंपल कलेक्टिव नाउन के तौर पे आप उसकी बात करें तो ज्यूरी द कमिटी इज आएगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब आप उसे डिवाइड कर देंगे देन आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगानी है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये पूरे 6-7 कंसेप्ट जो इसमें मैंने दिए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। आप में से जितने भी व्यूअर्स जो हमारी वीडियो को डेली देख रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि आपको जो भी मैं यहाँ से ट्रिक्स बता रहा हूँ, सारी ट्रिक्स को लिख लो, सारे कंसेप्ट को लिख लो, और लिखने के बाद में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस को लगाएं। अब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में आपको अब ग्रुप में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो एरर फाइंडिंग के मिलेंगे, ठीक है। अब आपको एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे ग्रुप में, तो आपको उसमें एरर ढूंढनी कि कौन से पार्ट में एरर आ रही है। और मेरी गारंटी है अगर आप पूरे टिप्स को फॉलो कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं है इनको क्रिएट करना, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कहा ना इंग्लिश जितनी टफ आप मानते हो उतनी टफ है नहीं यार, बहुत ईजी सब्जेक्ट है अगर समझ के पढ़ा जाए तो। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और एक और बात, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, राइट। जब आपका कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के हमको, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।